कभी सोचा है आपके फोन से लेकर आपके घर की लाइट्स तक ये सारी चीजें आखिर चलती कैसे हैं? इन सब के पीछे हैं दो पावरफुल फोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इस एक्सप्लेनर में हम इनके बेसिक्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये दोनों मिलकर हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में हम इलेक्ट्रिक फ्लो के बिल्कुल फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिकोड करेंगे। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की कहानी समझने के लिए आपको इन 4 मेन कैरेक्टर से मिलना होगा। पहला है चार्ज यानी Q, फिर आता है करंट I जो इस चार्ज का फ्लो है, उसके बाद है वोल्टेज V जो इस फ्लो को धक्का देता है, और आखिर में रेजिस्टेंस R जो इस फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। बस यही है इलेक्ट्रिसिटी के 4 पिलर्स। अब इन तीनों में यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, और इस रिश्ते का नाम है ओम्स लॉ। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, V = I × R। बेसिकली ये बताता है कि ये कंडक्टर के अंदर ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अगर आप इस लॉ को देखना चाहते हैं तो VI ग्राफ से बेहतर कुछ नहीं। सोचिए, हमने एक तरफ वोल्टेज रखा और दूसरी तरफ करंट। जब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो एक बिल्कुल सीधी लाइन मिलती है, और पता है इस लाइन का जो स्लोप यानी जो झुकाव है, बस वही है उस डिवाइस का रेजिस्टेंस। तो क्या हर डिवाइस इस रूल को फॉलो करता है? बिल्कुल नहीं। जो डिवाइसेस जैसे कि सिंपल रेजिस्टर्स इस लॉ को मानते हैं और जिनका VI ग्राफ स्ट्रेट होता है, उन्हें हम ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। लेकिन जो नहीं मानते, जैसे आपके घर का बल्ब या डायोड्स, वो नॉन ओमिक कहलाते हैं और उनका ग्राफ एक कर्व जैसा दिखता है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस आखिर डिपेंड किस चीज पर करता है? इसके पीछे 4 मेन कारण हैं। पहला, वायर की लेंथ, जितनी लंबी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितनी मोटी वायर उतना कम रेजिस्टेंस। तीसरा, वो किस मटेरियल से बनी है। और चौथा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर की बात करें तो एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट आता है, सुपर कंडक्टर्स। इमेजिन करिए एक ऐसा मटेरियल जिसे इतना ठंडा कर दिया जाए कि उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाए। मतलब करंट बिना किसी रुकावट के फॉरएवर फ्लो कर सकता है। अमेजिंग, राइट? तो अब जब हमने बेसिक समझ लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 में और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये सब काम कैसे करता है, सर्किट से लेकर सेफ्टी तक। सोचो, एक बैटरी एक वाटर टैंक की तरह है। उस टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है वो है EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन हर बैटरी के अंदर थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसकी वजह से जो वोल्टेज हमें एक्चुअली यूज करने को मिलती है यानी टर्मिनल वोल्टेज, वो EMF से हमेशा थोड़ी सी कम होती है। सर्किट्स में रेजिस्टर्स को जोड़ने के 2 तरीके हैं। पहला, सीरीज यानी एक के पीछे एक। इसमें टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जैसे एक सिंगल लेन रोड पर ट्रैफिक जैम। दूसरा है पैरेलल, जहां करंट को कई रास्ते मिल जाते हैं। इसमें टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बिल्कुल एक मल्टी लेन हाईवे की तरह। अब बात करते हैं पावर की। पावर का सिंपल मतलब है कि कोई सर्किट कितनी तेजी से एनर्जी यूज कर रहा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। पहला है P = V × I, दूसरा P = I² × R, और तीसरा है P = V² R। आपने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देखा ही होगा। उस पर जो यूनिट लिखा होता है वो असल में 1 किलोवाट आवर या kWh है। बेसिकली इसी से डिसाइड होता है कि आपको उस महीने कितना पे करना है। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है उसमें 3 मेन प्लेयर्स हैं। रेड वाली लाइव वायर, जिसमें मेन करंट आता है। ब्लू या ब्लैक वाली न्यूट्रल वायर, जो सर्किट को कंप्लीट करती है। और ग्रीन वाली अर्थ वायर, ये है हमारा बॉडीगार्ड, जो एक्स्ट्रा करंट को सेफली जमीन में भेजकर हमें शॉक से बचाता है। और सेफ्टी की बात हो ही रही है तो फ्यूज और MCB से मिल लीजिए। ये हमारे घर के अनसंग हीरोज हैं। जैसे ही करंट एक डेंजरस लेवल पे जाता है, ये ट्रिप हो जाते हैं, सर्किट को ब्रेक कर देते हैं और आपके कीमती अप्लायंसेस को जलने से बचा लेते हैं। अब तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात की, लेकिन अब कहानी का दूसरा हीरो एंट्री लेने वाला है, मैग्नेटिज्म। चलिए देखते हैं सेक्शन 3 में कि जब ये दोनों फोर्सेस मिलती हैं तो क्या कमाल होता है। ये सब शुरू हुआ ओयरस्टेड की एक सिंपल सी डिस्कवरी से। उन्होंने देखा कि जब भी किसी तार से करंट गुजरता है तो उसके आसपास एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये एक ब्रेक थ्रू था। पहली बार ये साबित हुआ कि इन दोनों फोर्सेस के बीच एक गहरा कनेक्शन है। तार इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सिंपल है, अपना राइट हैंड इस्तेमाल कीजिए।
अगर आपका अंगूठा यानी थंब करंट की डायरेक्शन में है, तो आपकी जो घूमती हुई उंगलियां हैं वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसी प्रिंसिपल से बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये ऐसे टेम्पररी मैग्नेट्स हैं जिन्हें आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं और उनकी पावर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट से बिल्कुल अलग हैं, जो हमेशा ऑन रहते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी फिक्स होती है। और इसका सबसे कॉमन एप्लीकेशन डीसी मोटर। ये एक ऐसी अमेजिंग मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेती है और उसे मैकेनिकल एनर्जी यानी घूमने वाली एनर्जी में बदल देती है। आपके फैन से लेकर मिक्सर ग्राइंडर तक सब इसी पर चलते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी से मोशन बनाना सीख लिया, लेकिन हम ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते कैसे हैं? अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। सेक्शन 4, जनरेटिंग अ मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ एंट्री होती है माइकल फैराडे की। उन्होंने सोचा, अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बन सकता है? एंड गेस व्हाट? द आंसर वाज यस। एक बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करने के इस जादू को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और बस इसी प्रिंसिपल पर काम करता है हमारा एसी जनरेटर। ये डीसी मोटर का बिल्कुल उल्टा है। ये मैकेनिकल एनर्जी यानी घूमने वाली पावर को यूज करके एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट बनाता है। इंडिया में ये एसी 50 हर्ट्ज की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी पर सप्लाई किया जाता है। एसी करंट का सबसे बड़ा सुपर पावर ये है कि इसके वोल्टेज को हम आसानी से बदल सकते हैं, और ये काम करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर उसे कम कर देता है, बिल्कुल आपकी मोबाइल चार्जर की तरह। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, हम इतनी लंबी दूरी तक पावर भेजने के लिए एसी ही क्यों यूज करते हैं, डीसी क्यों नहीं? इसका जवाब है एफिशिएंसी। हम एसी वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से बहुत हाई कर देते हैं। इससे करंट कम हो जाता है और ट्रांसमिशन में पावर लॉस ना के बराबर होता है। सोचिए, इस एक सिंपल आइडिया ने ही आज हमारी पूरी दुनिया को पावर अप किया हुआ है।